आपका सब्जेक्ट है SFM. It is not only financial management, it is strategic. You have to have a strategy. You cannot, जैसे अभी मैंने को बोला, you should have a strategy of clearing your final exams. If there is no strategy, हो जाएगा. ठीक है, हो जाएगा. It's not going to happen that way. It is a strategic financial management. इसके टॉपिक्स देखोगे ना, मतलब एंड है लाइफ का. मैं उल्टा आना ज्यादा पसंद करूंगा. टोटल हमारा 14 चैप्टर्स है. स्टार्टअप फाइनेंस को तो अभी देखो कैसा है कि अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्टार्टअप है, मेक इन इंडिया है, ये सब प्रमोटेबल है. 2 साल पहले प्री कोविड तक, ठीक है, तो महाराष्ट्र का गवर्नर चेंज हो गया. प्रेसिडेंट एक्सेप्टेड द रेजिग्नेशन ऑफ गवर्नर. गवर्नर हैज अपॉइंटेड रमेश बायस करके कोई, आई डोंट नो, लेट्स सी. स्टार्टअप फाइनेंस, तो स्टार्टअप फाइनेंस लास्ट 2 years के पहले, बाप रे, एवरी न्यू स्टार्टअप वाज अ यूनिकॉर्न. एवरी न्यू स्टार्टअप वाज एन, बोलते ना, बहुत पैसे, इनको फंडिंग भी आता था. क्लियर एग्जांपल में भी आप देख सकते थे, ओला उबर भी देख लो. तो पहले 2-4 साल पहले, कोविड के पहले वाला, जो भी नया बिजनेस आ रहा था, सॉलिड जा रहा था, तो उनको किस तरह फाइनेंस किया जाता है, वो एंजल इन्वेस्टर किसको बोलते हैं, कौन है जो पीछे पैसा लगाता है पर चुपचाप काम करता है. रतन टाटा क्यों कोई सिलेक्टेड कंपनी में जैसे ओला या इसमें पैसे लगा के चुप बैठ जाता है, तो वो कितने हद तक उसको कंट्रोल कर सकता है. दैट इज व्हाट वी वांट टू सी. नथिंग एज ऑफ कि वो उसमें प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन आएगा. बस व्हाट आर एंजल फाइनेंस investor, who are corporate investors, who from whom can you accept money, what are the reasons, how can you transfer your ownership. That is what we want to study in startup finance. Mergers, two same type of business collaborating and reaping the benefit of no competition. दो बिजनेस हाथ मिला दिया, कंपटीशन कौन है? कोई नहीं है. ए और बी ने हाथ मिला लिया, कंपटीशन कौन है? कोई नहीं है. जैसे सबसे पुराने लोग बोलेंगे, बहुत सारे हैं हमारे पास, मारुति सुजुकी से लेकर हीरो होंडा से लेकर सर्फ एक्सेल से लेकर सब कोई है जो ऐसे सब प्रोडक्ट्स है. इन लोग क्या करते हैं, 2 जन मिलके, हमको इनका किस तरह, जैसे जैसे IDFC एंड IDFC बैंक, HDFC and HDFC Bank, they are getting into reverse merger. पहले NBFC और बैंकिंग है, NBFC and banking are different. Now they are getting into a one roof, right? तो ये किस तरह होता है? What idea was taken over by, technically on books आपको पता रहता है कि वोडाफोन हैज टेकन ओवर आइडिया, बट टेक्निकली ऑन बुक्स इट्स अ रिवर्स थिंग. इसको बोलते हैं बैकडोर एंट्री. वोडाफोन वाज नॉट एन इंडियन एंटिटी. आइडिया इज एन इंडियन रजिस्टर्ड कंपनी, बट बिकॉज डोमेस्टिक कंपनी, नॉट अ फॉरेन कंपनी. तो फिर फॉरेन कंपनी इंडियन कंपनी को टेक ओवर करता है ना, तो बहुत सारे टैक्स एप्लीकेशन आते हैं. तो बैकडोर एंट्री हो गया. क्या हो गया, बुक्स में ऐसा है, उन्होंने बिजनेस को इस तरह बुक्स में बताया कि आइडिया हैज टेकन ओवर विद वोडाफोन. आइडिया इज द मेन पार्ट, इसलिए नाम क्या है आज, आइडिया. बाद में उन्होंने उसका नाम रीनेम किया वी, वोडाफोन आइडिया. पहला क्या था, वो आइडिया ही था. गेटिंग माय पॉइंट? तो वो मर्जर क्यों है, किस तरह करना है, और उसका कितना पैसा लगता है, किस तरह से पैसे का कैलकुलेशन होता है, वही आएगा एक्विजिशंस एंड कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग. कुछ 74-75 सम्स दिखेंगे हमको इसमें, सिर्फ कैलकुलेशंस के. इतना रिजर्व था,
का इतना कैपिटल था, इतने में उसको टेक ओवर। ये टेक ओवर के बाद इसका जो प्लान कैपेसिटी है या प्लान्ड कैपेसिटी है या जो प्लांट कैपेसिटी है वो प्रॉपर जा रहा है कि नहीं जा रहा, क्लियर? दैट इज व्हाट वी वांट टू स्टडी। एंड देन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आज के डेट में, आज के डेट का सबसे इंपॉर्टेंट पोस्ट बोले ड्यूबियस आउटकम ऑफ पेटीएम एंड जोमैटो एंड इन सब कंपनीज का पता है ना आपको, आईपीओ में बहुत ज्यादा पैसा लगता है, बाद में लोग उतर जाते हैं पूरा। एंड अभी अदानी कॉर्पोरेट वैल्यूएशन द कोर। इनफैक्ट ये इतना इंपॉर्टेंट है कि आप समझो इनके ऊपर बहुत ज्यादा पैनी नजर होगी इन नियर फ्यूचर, समझ में आ रहा है? फॉर एग्जाम्पल वैल्यूएशन कैसे करना है, जैसे मैंने आपको अभी भी बोला, दामोदरन आनंद दामोदरन तब वर्ल्ड रिकॉग्नाइज्ड, वो बंदा वैल्यूएशन में एक्सपर्ट है। ही सेइंग कि तुम्हारा ये कंपनी का वैल्यूएशन अदानी का ज्यादा है एवरी, तो देयर इज एन फॉर्मेट, देयर इज एन वे टू कैलकुलेट। फॉर एग्जाम्पल इफ आई से अगर ऐसे हम लोग रफली बात करें तो इफ अ शेयर इज ट्रेडिंग एट 4200 and if it is multiplied with number of shares which is available, which is known as float क्या होता है? According to SEBI, a promoter cannot hold more than 75% of his holdings. ठीक है, अदानी का फ्रॉड क्या है हम लोग थोड़ा रफली देखते हैं। What Hindenburg revealed was absolutely, तुम दिखा रहे हो कि तुम्हारा लेस देन 75% का होल्डिंग है, लेकिन हमें पता है कि तुम्हारा जो भाई है और तुम्हारे जो लोग हैं उन लोगों ने टैक्स हेवंस में ऐसे 4-5 एंटिटीज रजिस्टर्ड है उनके नाम पर, जो वहां से पैसे भेजता है अदानी के शेयर्स खरीदने के लिए। कुछ कंपनी के तो 99% इन्वेस्टमेंट सिर्फ अदानी की कंपनी में ही है, अदानी की कंपनी के शेयर्स में ही है। और जब उसके ऊपर रिसर्च किया तब मालूम पड़ा कि मिस्टर अदानी इधर पैसा भेज रहा है। तो ये राउंड टिपिंग मतलब क्या हो गया? यू आर नॉट होल्डिंग 75% और लेस शेयर, टेक्निकली यू आर होल्डिंग समवेयर अराउंड 88 to 89% ऑफ दी शेयर्स जो तुम्हारे कंट्रोल में है। यानी बाहर मार्केट में कितने शेयर्स अवेलेबल है? 11 to 12%। मतलब बाहर मार्केट में फ्लोट कितने हैं? 11 से 12% का। मतलब रिटेल पब्लिक के पास कितने शेयर्स है? उसमें से 3-4% एलआईसी और एसबीआई के पास है, यानी अगेन वो बड़े इन्वेस्टर हो गए, यानी और फ्लोट कम हो गया टेक्निकली। यानी मार्केट में डिमांड सप्लाई का जो खेलने वाला जो पार्ट है वो कौन कर रहा है? वो रिटेल इन्वेस्टर ही कर रहा है। तो देयर इज ऑलवेज अ डिमांड हाई बिकॉज ऑफ लो सप्लाई, तो शेयर प्राइस 4200 पे शूट किया रहा है। तो बोलेगा कि ये सब में इसको क्या मिल रहा है? एनी आइडिया? आइडिया? सिंपल सोचो ना, हाउ ही बिकेम रिचेस्ट। अब आया कॉर्पोरेट वैल्यूएशन, हाउ ही बिकेम रिचेस्ट, ट्राई टू अंडरस्टैंड। इनके वजह से शेयर प्राइस शूट करेगा, दैट विल बी मल्टीप्लाइड बाय इनका प्रोपोर्शन ना, बराबर ना? मतलब मार्केट में जो शेयर है उसका भाव 4200 हो गया, अभी अदानी के पास तो 75% का तो शेयर है ही ना, तो उस ऑटोमेटिकली जितना ये वैल्यू बढ़ेगा उतना इसका क्या बढ़ेगा? वेल्थ बढ़ेगा ना, इसका भी तो, इसके बाद जो शेयर है उसका वैल्यू भी तो बढ़ेगा ना। तो ऑटोमेटिकली ही बिकेम नंबर 3 इन वर्ल्ड। और इधर तक नहीं रुका, वो इधर नहीं रुका, वो भाई इधर नहीं रुका। भाई साहब ने क्या किया? जैसे ही देखा शेयर का प्राइस 4200 हो गया, वो गया बैंक के पास शेयर्स को प्लेज किया। से फॉर एग्जांपल 4000 के शेयर, 4000 का मार्केट प्राइस चालू है। अगर मैं बैंक में जाऊंगा, मेरे पास समझो अगर मेरे पास 100 शेयर है, मतलब इन शॉर्ट आई एम होल्डिंग 4,20,000, तो बैंक मुझे कितने का लोन देगा? अरे लेस देन 4,20,000 ना, अरे ऑन अ सेफर साइड 3,50,000, अरे ऑन अ सेफर साइड 3 लाख, तो मैं 3 लाख रुपीस का लोन लेके आया। अब वो शेयर प्राइस तो क्या फर्क पड़ता है? मैं लोन उठाया तो आई हैव प्लेज्ड दो शेयर्स। अब मैं 3 लाख रुपए का लोन लेके आया और मैंने दूसरे कंपनी में डाला जो मेरा ही सिस्टर कंसर्न है, मेरा शेयर का प्राइस बढ़ रहा है,
में और लोन उठाएगा। समझा ये कैसा विशेष साइकिल है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अब जब शेयर प्राइस गिरा तो बैंक तो हिल गए रहेंगे ना, अरे यस और नो। और बैंक को तो एक क्वेश्चन, तो बैंक को तो ये चीज समझ में आता ही रहेगा शायद बैंक को, कि कल चल के अगर समझो अदानी के शेयर का कुछ होता है तो उनके बैंक का लॉस होगा। अगर उनके बैंक का लॉस होगा, अगर उनके बैंक का लॉस होगा तो पब्लिक छोड़ेगा नहीं। तो वो एक टाइम ऐसा आएगा जब वो शेयर उसको डिस्ट्रेस सेल करना पड़ेगा। और ध्यान से देखो, शेयर प्राइस अदानी का, एंटरप्राइज का 1000 रुपए पे टच करके रिबाउंड किया था। नहीं समझा? 4 दिन पहले 4200 का शेयर, अब एक हफ्ते पहले 1047 को टच किया और रिबाउंड किया, मतलब किसी ने और खरीदा, उसको क्लोज नहीं होने दिया। व्हाट डू मीन बाय क्लोज नहीं होने दिया? मार्केट स्टार्ट होता है 9:15 को, प्री मार्केट स्टार्ट होता है 9 o'clock को, मार्केट क्लोज होता है 9:30 को। 9:30 को क्लोज होगा तो बोर्ड डिसीजन लेगा ना कि क्लोजिंग प्राइस तो बहुत कम हो गया यार, लेकिन वो दिन के फ्लक्चुएशन में वो प्राइस 1500 के ऊपर ही था। अगर वो गलती से भी, ध्यान से सुनो, अगर वो गलती से भी 1000 के नीचे क्लोज होता, आई एम 110% श्योर जो बैंक्स ने लोन दिया वो बैंक पैसे मांगती। अगर वो बैंक पैसे मांगती और अदानी पैसा नहीं देता तो वो उसका शेयर लिक्विडेट मार्केट में बेच देता। इन शॉर्ट मार्केट में फ्लोट बढ़ जाता, इन शॉर्ट मार्केट में फ्लोट बढ़ जाता तो मार्केट में सप्लाई बढ़ जाता, मार्केट में सप्लाई बढ़ जाता तो डिमांड तो है ही नहीं, प्राइस और कम होता, LIC भी उतरता, SBI भी उतरता, रॉट होता था मार्केट में। बट वहां पे उसको बैकिंग करवा के उसको रिटर्न 1500 के ऊपर शेयर को लेके गया है। क्लियर? और मैं आज से नहीं बोल रहा हूं ना, ये तो सालों से बोल रहा हूं, 2-3 साल से बोल रहा हूं कि दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है वो? तो दिस जस्टिफाइज द कंपनी वैल्यूएशन। कंपनी का एसेट उतना है, चेक करना पड़ेगा ना। कंपनी का एसेट डिवाइडेड बाय कंपनी का नंबर ऑफ शेयर्स विल गिव दी कंपनी का पर शेयर का बुक वैल्यू। कंपनी के पास जितना एसेट है दैट शुड बी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, दैट विल गिव यू द बुक वैल्यू ऑफ एसेट। बुक वैल्यू एसेट और मार्केट प्राइस ऑफ एसेट में बहुत फर्क है। बात समझा? तो कॉर्पोरेट वैल्यूएशन हम लोग वो चैप्टर में सीखेंगे कि किस तरह कंपनी अपनी शेयर्स का वैल्यू करती है। Exactly, that is what we call as corporate valuation. यहां तक सबको समझा? यानी ये जो तीन है ना, ये थोड़ा ऐसा कंपनीज से रिलेटेड है। यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है। और ऊपर का जो पूरा 11 चैप्टर्स है दैट इज रिप्रेजेंटिंग द फाइनेंशियल मैनेजमेंट ऑफ एनीवन एंड एवरीवन। एक इंडिविजुअल से लेकर एक कॉर्पोरेट, कब मार्केट में पैसा एक्सपेक्ट करना चाहिए, उसका शेयर का प्राइस क्या होना चाहिए और क्या किस तरह पैसे को मैनेज करता है। बी दैट डेट मार्केट, बी दैट फॉरेन मार्केट, बी दैट इक्विटी मार्केट, दैट इज व्हाट वी वांट टू स्टडी इन दिस एंटायर पार्ट। दैट क्लियर? दैट क्लियर? तो आज से बेसिकली आप क्या करोगे, मनी कंट्रोल का ऐप डाउनलोड करेंगे। आई एम नॉट सेलिंग इट बिकॉज आई डोंट नो कि और कोई ऐप चलता है कि नहीं। मनी कंट्रोल का ऐप डाउनलोड करोगे, थोड़ा सा निफ्टी, सेंसेक्स ये सब ट्रैक करते रहोगे, दैट विल बी अ ग्रेट बूस्ट। आज भी हम लोग करेंगे थोड़ा सा चीज़ें ट्राई करेंगे, एक चैप्टर में अगर बात करेंगे उसके बारे में, क्या होता है क्या नहीं होता। लेकिन इन्वेस्ट नहीं करना है बिकॉज पहले सीख लेते, फिर इन्वेस्ट करने का आप डिसीजन, वो बात की बात है। दैट क्लियर? दैट क्लियर? तो यहाँ पे 3, 12, 13, 14 आई डोंट सी एनी रीजन कि न्यू सिलेबस और ओल्ड सिलेबस का FR और SFM में चेंजेस है। देयर वोंट बी एनी, बिकॉज FR तो सिखाना ही है, इंडिया सिखाना ही है ना। आई होप तुमको समझाएगा इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट कितना इंपॉर्टेंट है। एक क्लासिक एग्जांपल दे दो ना इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट का, कोई भी एग्जांपल दे दो तुम लोगों को, एकदम मैं चीजों को एकदम प्रैक्टिकल सीधा कर देगा। एकदम सीधा एग्जांपल दे दो, सिंपल एग्जांपल दे दो। पलावा ले लो, घर खरीदते हो, घर, अरे वो पलावा एज अ सिटी बना के रखा है उसने,
उसने बस का कनेक्शन से, बस का फैसिलिटी से लेकर, थिएटर का फैसिलिटी से लेकर, हॉस्पिटल का, स्कूल सब दिया ना, बराबर बराबर। फायर ब्रिगेड का स्टेशन भी था उधर, बट अभी उस फायर ब्रिगेड के स्टेशन को तोड़कर उसने क्या कर दिया, मॉल खड़ा कर दिया। तो फायर ब्रिगेड के स्टेशन को खत्म कर दिया, इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट, इट वॉज अ ग्रुप ऑफ एसेट, उसको इम्पेयर कर दिया। और बाद में उधर क्या, इस तरह से प्रोडक्ट को लाया जाता है। वो हम लोग बेसिकली मशीन में, और बेसिकली हम लोग बहुत सारी चीज़ों में कंपनीज, हम लोग, आप एज अ होल बिल्डर का तो नहीं देखोगे ना, एज अ कॉर्पोरेट का तो नहीं देखोगे, आप सिर्फ कंपनी का देखोगे। देयर इज इम्पेयरमेंट, एसेट हो जाता है कभी कभी, ये एसेट इसके साथ ज़्यादा प्रॉपर्ली चल रहा है, बाद में उसको निकालना पड़ रहा है, राइट। तो एफ आर तो हमेशा रहेगा, इंडेस तो हमेशा है, एंड एस एफ एम तो रहना ही चाहिए, ऑब्वियसली है वो सिलेबस, क्योंकि इसके बिना तो पैसे आएंगे कहाँ से, पैसे लगेंगे किधर, पैसे यूज कैसे करोगे, ये क्वेश्चन का आंसर कौन देगा? सर क्लियर, सर क्लियर। अब तक जो भी बात किया उसमें एसएफएम में अपने, आपको कैसा लग रहा है एसएफएम क्या है? मैं स्ट्रेटेजी फाइनेंशियल मैनेजमेंट मत बोलो, क्या क्या, मैं अभी तक ये बात किया ही नहीं, मैंने, आई शपथ मैंने नहीं किया। मैंने कभी पूछा क्या तुमको हाउ टू इन्वेस्ट योर फंड्स? मैंने अब तक आपको सिर्फ कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, कंपनी कौन सा सही कौन सा गलत जनरली होता है, क्या दिख रहा है, कंपनी का वैल्यूएशन क्या होता है, मर्जर कब होता है, मैंने इंडिविजुअल अभी तक आया ही नहीं है। इंडिविजुअल तो अब आऊंगा, ये पहले दिमाग में से निकालो। हमारा जो सब्जेक्ट है ना स्ट्रेटेजी फाइनेंशियल मैनेजमेंट, वो दो चीज पे डिवाइडेड है। एक विद रिस्पेक्ट टू कंपनीज, उसका वैल्यूएशन, वो कंपनी क्या करता है, कंपनी का मर्जर कैसा होना चाहिए, कंपनी का एक्विजिशन कैसा होना चाहिए, क्या वैल्यूएशन स्टार्टअप फाइनेंस के जहां से आएगा। और दूसरा आएगा हमारे पे, ठीक, हम अगर इन्वेस्ट करने का, हम अगर लेने का सोच रहे हैं, तो बेसिकली स्टॉक मार्केट इज अ वेरी ओपन प्लेस वेर गिवन राइट bunch of stock या सिंगल स्टॉक विल गिव यू हेफ्टी रिटर्न। तो हमको भी उनके बारे में देख, शेयर्स के बारे में देख, किधर बात किया मैंने अभी तक, हाउ टू इन्वेस्ट, व्हेन टू इन्वेस्ट, क्या है, क्वेश्चन नहीं है। तो पहले समझो सब्जेक्ट में जो सर बात कर रहा है वो जरा सोचो, ठीक है। तो हमारा ये जो पार्ट है ये हमारा इधर आ गया। अब बात करते हैं हम लोग वर्ड इन्वेस्टमेंट की, इन्वेस्टमेंट को पकड़ के चलते हैं, इन्वेस्टमेंट को पकड़ के चलते हैं। वी आर नॉट हियर इन टू स्टडी इन्वेस्टमेंट, but it is strategic financial management. Is management and investment same? No. Investment can be termed as a part of a management. Investment can be termed as a part of a management. Finance, क्या कैसे मैनेज करोगे, तो उसका एक बड़ा पार्ट आता है जहाँ पे पैसे इन्वेस्ट करने का देख रहे हैं कि इन्वेस्ट करना है या कोई भी करना है, मैनेज करना है। यू हैव समथिंग इन योर हैंड, यू हैव टू मैनेज इट। राइट नाउ हमारे पास हमारा जो सब सिलेबस है वो बहुत ज्यादा डिटेल्ड है। ऑल ऑफ अ सडन आप ये सब चीजों में आने वाले हो क्या? बात करते हैं पहले इंटरेस्ट रिस्क रेट मैनेजमेंट। क्या सीखने वाले हम लोग? इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट। देखो, सबसे पहले जब हम लोग मैनेजमेंट वर्ड को सीखते हैं, तो जब हम लोग मैनेजमेंट वर्ड को सीखते हैं, तो मैनेजमेंट में यू हैव टू डू समथिंग्स, मैनेजमेंट में यू हैव टू डू समथिंग्स, राइट। वो समथिंग में जैसे मैंने आपको बोला ना, आज मैनेज करना है आपका, आज जाने के बाद कल आप बैठ के सिर्फ एनालिसिस ही कर सकते हो। बात समझ में आ रहा? कल आप मैनेज नहीं कर सकते, कल आप कल को मैनेज करोगे। यू गेटिंग माई पॉइंट? सो टुडे आई विल ऑलवेज टॉक अबाउट टुडे हाउ यू आर गोइंग टू मैनेज थिंग्स। और जिसका एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट आता है, दैट इज इफ यू मैनेज दिस, मैनेज एवरीथिंग। You manage this risk. So what are the type of risk? At the end of the day, you manage risk, you manage everything. जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे बात कर रहा हूं, देर इज अ टेक्नोलॉजिकल रिस्क। अभी राइट नाउ देर इज अ टेक्नोलॉजिकल रिस्क, कुछ हो जाए सिस्टम को, साउंड लेना बंद कर दे, या क्या पता ये साउंड ले भी रहा है कि नहीं, आई नॉट चेक्ड इट ना, मालूम पड़ा कुछ छोटा सा वायर लूज हो गया, ये हो गया, देखो टेक्नोलॉजिकल रिस्क आ गया। गेटिंग माय पॉइंट? अभी तो कोई नहीं है,
और कौन से टाइप के रिस्क है अभी एज ऑफ नाउ इस क्लासरूम से रिलेटेड है? तो बहुत रिस्क हो जाएंगे क्लासरूम से रिलेटेड। और क्या रिस्क होगा? इलेक्ट्रिसिटी, हमारा वापस क्या हो जाएगा? प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगा। और तो समझ में आ रहा है ना, ऐसा बहुत रिस्क है। व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट फाइनेंशियल रिस्क, पैसे का रिस्क, दैट इज व्हाट इज रिस्क मैनेजमेंट। उसमें आपको सबसे इंपॉर्टेंट रिस्क आता है, दैट इज इंटरेस्ट रेट रिस्क। इंटरेस्ट रेट कैन एनी टाइम साइड अपवर्ड। आपने तुमने अभी तक नोटिस किया कि नहीं पता नहीं, बट आपको मैंने सारा लेटेस्ट चीजों से रिलेट करवाया है। जो मैं आज 5 साल पहले जो या 2 साल पहले या 2 साल पहले जब मैंने एसएफएम पढ़ाना स्टार्ट किया रहेगा, सब्जेक्ट पढ़ाना स्टार्ट किया रहेगा, तभी थोड़ी ना मेरा ये एग्जांपल रहेगा। तब अंतर्यामी भविष्यवाणी करने वाला अदानी के साथ, है ना? आप समझो तभी तो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन फाइनल। यू हैव टू स्टडी विद रिस्पेक्ट टू करंट सिचुएशन। तो गेटिंग माय पॉइंट। सो इंटरेस्ट रिस्क के बारे में बात करते हैं। लुकिंग एट द करंट मार्केट, इंडियन इकोनॉमी बात करते हैं, चलो ग्लोबल इकोनॉमी बात करते हैं। फ्री है हम लोग, तुमको लगेगा हम लोग टाइम पास कर रहे हैं, नहीं। हम सब सब्जेक्ट का हम लोग सब टॉपिक का बेस ले रहे हैं क्या? मैंने अभी तक सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन दिया और भी उसके अंदर जो सब्जेक्ट टॉपिक्स पढ़े उसका इंट्रोडक्शन दे रहा हूं। ओके, एज अ होल वर्ल्ड इकोनॉमी आप कैसा देख रहे हो यार? एक तो वो यूक्रेन रशिया चालू है, जिसकी वजह से देयर इज अ रिस्क वो कभी भी एस्केलेट होगा। और वहां पे यूक्रेन इज वन ऑफ द बिगेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ सनफ्लावर ऑयल, व्हीट, है ना आपको? रशिया, खुद रशिया को भी रिस्क है कि इट हैज अ लार्जेस्ट नंबर ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस, वन ऑफ द बिगेस्ट, और 70% ऑफ द वर्ल्ड एरिया इज अंडर रशिया। वेटिंग में ट्राई टू अंडरस्टैंड। अभी ये दोनों वॉर पे जा रहे हैं तो खर्चे हो रहे तो अपने पास जो गुड्स है उसके प्राइसेस बढ़ने के चांसेस से ज़्यादा लॉजिकल है। कंस्ट्रेंट्स है, क्या कंस्ट्रेंट्स है? अभी छोटा सा एक स्विस कैनल, उसमें अटक गया था एवरग्रीन, इतना बड़ा नुकसान हुआ वो, पता है? आप लोग कभी कैलकुलेट ही नहीं कर पाओगे। सर क्यों? आपने कभी पढ़ा ही नहीं है वो, ना मुझे कभी अपॉर्चुनिटी मिला पढ़ाने के लिए। दिस इज वेयर वी आई थ्राइव टू टीच, ट्राई टू अंडरस्टैंड बेटा। वो स्विस कैनल वो कैनल है जो तुझे एक लंबा राउंड मारने से रोक रहा है। सर राउंड ही तो मारना है ना, अच्छा है। हाँ बेटा, डीले, कॉस्ट, इंश्योरेंस सब शूट करता है। तो वर्ल्ड का 70% ऑफ द ट्रेड उस चैनल के थ्रू होता है। वो चैनल का ब्लॉक होना मतलब आगे जाके सब मटेरियल सप्लाईज का ब्लॉक होना, प्लस रुके हुए है वो डीले, रुके हुए उसका इंटरेस्ट कॉस्ट, ये सब चीजें। इंडिया को फर्क नहीं पड़ता, इंडिया इज इम्यून, क्या कभी तो गुड्स है। देखो वो हो गया तुम्हारा सप्लाई रिस्क। सप्लाई रिस्क, डिमांड रिस्क नहीं है, सप्लाई रिस्क है। अब सप्लाई कंस्ट्रेन बोलेंगे इसको हम लोग। अब जब सप्लाई कंस्ट्रेन आ गया, प्राइस तो देयर इज ए हाई प्रोबेबिलिटी, नॉट आई एम नॉट गोइंग टू टर्म इट एज, सी अभी हम लोग फाइनल में, तो वी आर नॉट गोइंग टू से इट इज हाई इन्फ्लेशन। हाई इन्फ्लेशन इज फेस बाय पाकिस्तान एंड जिम्बाब्वे, क्योंकि उधर सप्लाई कंस्ट्रेंट सोच कितने लेवल पे पहुंच गया, गवर्नमेंट ही खरीद नहीं पा रहा है। तो हम लोग यहां पे बोलेंगे हम लोग हाई इन्फ्लेशन में नहीं रहेंगे ना, हम लोग इन्फ्लेशन में नहीं, अपवर्ड रिस्क है अपना, इन्फ्लेशन ऊपर ही जाएगा। अब इन्फ्लेशन ऊपर जाएगा तो वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होगा। क्या प्रॉब्लम होगा? क्या? सॉरी, प्राइसेस ऑफ, व्हाई प्राइसेस ऑफ गुड्स आर, सी inflation is going to rise because of prices of goods are going to increase. Getting my point? Not because of inflation the things are going to increase. Try to understand. हम उसको interchangeably यूज करते हैं।
डिपेंडेंसी क्या है? प्राइजेस. बिकॉज ऑफ प्राइजेस इन्फ्लेशन इज इंक्रीजिंग, नॉट बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन द प्राइजेस आर इंक्रीजिंग. ऐसा नहीं है कि नहीं लास्ट टाइम में 10% में ज्यादा ही लेगा ये टाइम, ऐसा नहीं है. प्राइजेस आर इंक्रीजिंग, वी आर इन दैट वर्ल्ड. Prices are increasing, prices will increase. There is a supply constraint. So where there is a supply constraint, there is a upward inflation where is very looming everywhere. That means what? That means what? When there is supply constraint, there is an inflationary situation. That means the purchasing power will decrease, increase, decrease. Na, we cannot purchase more. The purchasing power of that rupee will decrease. The purchasing power of the rupee will get increased. That means you have to shell off more money to buy. Again, that becomes an inflationary trend. You getting my point? अभी ये विशेष साइकिल में फंस गए हैं हम लोग. नॉट फंस गए हैं, वी आर ऑन इट. अभी ये ऐसा होता है कि एक जगह पे आके यार नहीं हो रहा है यार, छोड़, रिसेशन. बात समझ में आ रहा है? तो वी आर लूमिंग इनटू रिसेशन. अभी समझ में मार्केट कैसे जा रहा है? व्हेन वी आर लुकिंग इनटू रिसेशन, दैट मींस वी नीड टू पुश ग्रोथ, एंड टू पुश ग्रोथ वी नीड टू डिक्रीज द इंटरेस्ट रेट. करे तो करे क्या, बोले तो बोले क्या, वो वाला सीन हो गया ना. इधर इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, वी आर मूविंग इनटू रिसेशन, बट सो टू गेट पीपल आउट ऑफ रिसेशन वी नीड टू पुश ग्रोथ. टू पुश ग्रोथ वी नीड टू अगेन डिक्रीज. तो बढ़ा है कि घटा है? तो इट इज on a favorable side right now by the MPC committee, we should increase our interest rate by 25 basis point. That is the reason they look, ठीक है, ग्रोथ को थोड़ा सबसाइड करते हैं, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना जरूरी है. They look it that way, those 5 wise people. Okay, look at कि for India it is better we try to control the inflation first. So that is the reason last week the repo rate was increased by 25 basis point. So it is again a judgmental. Again a judgmental, again a decision wherein we have two options. Either you have to choose this, either you have to choose this. You're getting my point? So the prices are increased. That means there is a upward increase. What do you see after 3 months? What do you see after 3 months? What do you see after 3 months? Come on. After 3 months, these wise people have collected data and they're looking at the situation. They presume, not assume. Looking at the situation and presumption is different, and not looking at the situation and assumption is different. इसकी गर्लफ्रेंड है ऐसा मैं अज्यूम कर रहा हूं. कुछ चीजें मेरे पास रहेगी तो मैं बोलूंगा ओके, प्रिज्यूमिंग कि तेरे पास गर्लफ्रेंड, तेरी गर्लफ्रेंड है. यू गेटिंग माय पॉइंट? देयर इज अ डिफरेंस. सो दे प्रिज्यूम कि इन्फ्लेशन इज गोइंग टू गेट डाउन. So they are not taking the dovish stand. They are taking an hawkish stand. ये भी स्टैंड भी जरूरी है. आपने सुना नहीं रहेगा, जरा घर पे जाओगे तो पढ़ लेना. न्यूट्रल स्टैंड होता है, डोविश होता है, हॉकिश होता है. हॉकिश मतलब वी आर वेरी एक्साइटेड यार, अभी ये क्या होगा समझ में नहीं आ रहा है, देख ऐसा हुआ ना, फटाक से इंटरेस्ट रेट बढ़ा देंगे. दिस इज हॉकिश. They are taking a dovish stand. Right now we are taking in a neutral stand or a dovish stand, somewhere between neutral and dovish. Wherein, ठीक है, I expect कि वो settle होगा, देखते हैं. So this becomes a neutral stand. dovish. नहीं ये ऐसे ही रहेगा, टेंशन मत ले, ये ऐसे ही रहेगा, एक 6 महीना ऐसे ही रहेगा. 6 महीने में कुछ इन्फ्लेशन बढ़ेगा नहीं, तो अपन आराम से जाते हैं, नहीं है. dovish. So these stands are what market reads. Because market is going to, मत बोलो, इसका मतलब समझा नहीं? ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है शेयर मार्केट में. अब मेरे मुंह से अभी ये तुम्हारे बैच में बार बार निकलेगा. मार्केट डिस्काउंट्स एवरीथिंग. अच्छा न्यूज है, डिस्काउंटिंग कर लेगा, एक्यूमुलेशन वाला प्राइस बढ़ा देगा. पुराना बुरा न्यूज है, डिस्काउंटिंग कर देगा, प्राइस एडजस्ट कर देगा, नीचे ला देगा. पुराना वाला जमीन का बात 15 साल पुराना बात घसीट के निकाला आज मार्केट, उसको भी डिस्काउंट करेगा. आगे होने वाले हर चीज को डिस्काउंट करता है मार्केट. डिस्काउंट मीन्स व्हाट? हिल जाएगा ना मार्केट, सेल होगा. बात समझ में आ रहा है? अदानी के टाइम पे क्या हो गया?
ये बात को डिस्काउंटिंग क्या, डिस्काउंटिंग क्या, डिस्काउंटिंग क्या, बात समझ में आ रहा है, बात समझ में आ रहा है? तो ट्राई टू मार्केट डिस्काउंट्स एवरीथिंग, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। क्या होने वाला है? अगर लग रहा है कि इसको बड़ा कॉन्ट्रैक्ट आने वाला है, बराबर, तो शेयर प्राइस इधर पहुंच सकता है, चलो मार्केट डिस्काउंट कर देगा। डिस्काउंट कर देगा मतलब क्या करेगा? उसके हिसाब से एडजस्ट कर देगा ना। आज से 2 साल के बाद इसका भाव 2000 हो जाएगा, तो अभी कितना होना चाहिए? वी आर लिविंग इन प्रेजेंट। समझा? समझा? इंटरेस्ट रिस्क सबसे इंपॉर्टेंट। अच्छा चलो, इंटरेस्ट इंटरेस्ट कम हो गया फट से अभी नेक्स्ट 3 मंथ्स के क्वार्टर में, उन्होंने 50 बेसिस पॉइंट इंटरेस्ट रेट कम कर दिया, तो क्या होगा? क्या लगता है आपको क्या होगा? एंड व्हाई आई एम सेइंग दिस, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे मनी इज कंट्रोल्ड बाय आरबीआई, दे हैव अ मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी गिवन बाय ताई, है ना? तो हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि उसके बारे में बात करेंगे तो उसको गुस्सा आता है राइट, अपन दूर रहेंगे हम मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में बात करेंगे, राइट? अगर से फॉर एग्जाम्पल, चलो अभी एक काम करते हैं, आज से 3 महीने के बाद, है ना, अगर वो उन्होंने मार्केट में इंटरेस्ट रेट कम कर दिया, तो तुमको लगता है क्या होगा? क्या ग्रो, क्या ऊपर आएगा? मार्केट का छोड़ दो, इकोनॉमी के बारे में बात कर रहा हूँ, छोड़ दो, इकोनॉमी समझो, मार्केट समझ जाओगे। मतलब फटाक से क्या होगा मालूम है? डिमांड बढ़ जाएगा, क्योंकि सब लोग बैठे हुए हैं, अरे पैसा मिल रहा है, ले 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 ले, अगेन इट विल बी इन्फ्लेशनरी, लोगों के पास पैसा ज्यादा आ जाएगा, तो अगेन वो इन्फ्लेशनरी होगा ना। इसी के लिए डोविश स्टैंड है, समझा? हॉकिश नहीं है कि वो फटाक से ऊपर नहीं जाएंगे, वो ग्रेजुअली ऊपर जाएंगे। पहले 0.25 है ना, नेक्स्ट टाइम शायद 0.15 से इंक्रीज करेंगे, फिर 0 से इंक्रीज, न्यूट्रल, कुछ नहीं, फिर उसको करेंगे, क्योंकि गलती से भी मतलब 152% गारंटी, ये ऐसा होने वाला नहीं कि इंटरेस्ट रेट कम हो, नहीं तो फिर वो इंडियन इकोनॉमी मतलब डूब गया, बिकॉज फिर मतलब खत्म हो गया ना बात। तुम समझो ना, तुमने एक तो इन्फ्लेशन ज्यादा, ऊपर से पब्लिक ने पैसा ज्यादा दे दिया, बात समझ में आ रहा है? तो वो सिचुएशन नहीं होता है। इन शॉर्ट, इंटरेस्ट रेट कितना इंपॉर्टेंट है, और इंटरेस्ट रेट से रिलेटेड रिस्क है कि नहीं? जैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा, होम लोन बढ़ जाता है, यू हैव 10,000 सैलरी, 6,000 का होम लोन है, अब उसका ईएमआई कितना होगा? 6,400, एग्जाम्पल, हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल, 6,400, योर सैलरी विल बी एडजस्टेड बाय 400, नो, योर सेविंग विल डिक्रीज बाय 400। गेटिंग माय पॉइंट? इंटरेस्ट रेट रिस्क किस तरह मैनेज करोगे? हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल, मुझे घर लेना है, मैं जाता हूँ बैंक में, मैं बोलता मुझे घर लेना है, 1 CR का घर है, 25 lakhs का कैपिटल डाल देता हूँ, तो दैट मीन्स आई विल बी रिक्वायरिंग अ लोन फंड ऑफ 75 lakhs, ठीक है? लोन फंड ऑफ कितना? 75 lakhs, ठीक है सर। आपका इंटरेस्ट रेट ये होगा, आपका ईएमआई इतना आएगा, आपका टेन्योर ये रहेगा, गो फॉर फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट। आई एम रेडी टू पे अ फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट, व्हाट इज यू ऑफरिंग? बैंक विल ऑफर मी अ रेट ऑफ इंटरेस्ट, फॉर एग्जाम्पल सर रेपो रेट 6.5 चल रहा है, हम लोग अभी लेंडिंग करते हैं, जनरली हम लेंड करते हैं से फॉर एग्जांपल 8.5% में, फिक्स रेट पे जाना है, फिक्स रेट फॉर द एंटायर 10 ईयर, ठीक है सर, 9%। फॉर 20 years वी आर लॉक्ड कि आई विल बी पेइंग बैक द होम लोन at 9%. I took a risk, यार ये इन्फ्लेशन के हिसाब से ना, ये मेरे हिसाब से अभी भी इंटरेस्ट रेट है ना बढ़ेगा, ये 6.5 है, ये 7.5 तक जाएगा, और नीचे आते आते कम से कम 4 साल लगेगा, तो एटलीस्ट 4 साल तक मैं फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट दे देता हूँ, 4 साल के बाद फिर फोरक्लोजर कर दूंगा ना, अगर इंटरेस्ट रेट कम हुआ तो। ये मेरा गेम प्लान है, मुझे वो रिस्क दिख रहा है ना, तो मैं उसको मिटिगेट करने के लिए, मिटिगेट समझा, मैं उसको मिटिगेट करने के लिए ये प्लान बनाया,
काउंटर व्यू बैंक का गधा है ये, ताई शानी है, ताई नेक्स्ट बजट के पहले इंटरेस्ट रेट कम करेगी क्योंकि इलेक्शन है, तो मोदी जी को वोट चाहिए, इनको समझता नहीं है, वो काउंटर व्यू लेके रखेंगे। दिस इज हाउ दे मिटिगेट द रिस्क, दिस इज द वे आई विल मैनेज द इंटरेस्ट रेट रिस्क, दिस इज द वे दे विल मैनेज इंटरेस्ट रेट रिस्क, समझा? और एल्स फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो रिपे करूंगा, वो पैसा उठाऊंगा, मैं मार्केट में डालूंगा, मैं कुछ भी करूंगा, मैं कुछ, दैट इज व्हाट वी सी एज अ रेट स्वैप से लेकर रीडिस्काउंटिंग कूपन से लेकर डीप डिस्काउंट बॉन्ड से लेकर सब चीजें हम यहाँ पे देख रहे हैं। इज दैट क्लियर? So this is how you try to manage, interest rate risk. This is what you want to study in this chapter. अभी ये रेपो रेट से डेट मार्केट तो लिंक्ड ही है ना। अगर आरबीआई दे रहा है पैसा 6.5 में, आरबीआई से अगर पैसा लेने का सोच रहा है गवर्नमेंट सोच रहा है पब्लिक से डेट उठाने का, तो वो 7% 8% पे उठाएगा ना, जनरली वो सबसे ज्यादा सिक्योर है, राइट? तो वो दिस इज हाउ एक इंटरेस्ट रिस्क पे पूरा का पूरा इकोसिस्टम डिपेंडेंट है। यू गेटिंग माय पॉइंट? द नेक्स्ट, इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट। यही चीज अगर मैं इंडिया के बाहर करूं, मैं सप्लायर हूं या मैं कस्टमर हूं, जैसे फॉर एग्जांपल राइट नाउ अगर हम लोग बात करें सॉफ्टवेयर, तो ऐसा है क्लासेस में एक दो सॉफ्टवेयर जो इंडिया में नहीं मिलता है, जो लेकिन क्लासेस में यूज करने पड़ रहे हैं। अब जब भी मैं पेमेंट करता हूँ, मंथली पेमेंट करता हूँ, तो मुझे डॉलर्स में जाते हैं, ट्राई टू अंडरस्टैंड। अरे सब छोड़ दो ना, नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन ही ले लो, आज इंडिया में तो ठीक है चल रहा है, तो ये सब जो पेमेंट जो जा रहे हैं वो एक्सचेंज रेट के थ्रू जा रहे हैं, तो आई हैव दैट एक्सचेंज रेट ऑल्सो ना, तो आई हैव टू सी कि यार ये उधर इन्फ्लेशन बढ़ेगा, उधर का डॉलर का रेट बढ़ेगा, मेरा एक्सचेंज रेट का झटपट बढ़ेगा, मैंने अगेन आई हैव टू लुक इनटू, चलो ठीक है अभी $100 है, इंटू 80 करेंगे तो 8,000 है, बट इमेजिन आई हैव सप्लाइड अ गुड्स वर्थ $1 lakh, और वो पैसे मुझे बाद में आने वाले हैं, तो उस कंट्री का भी मुझे देखना पड़ेगा ना। I have to take into consideration international financial management also. Yes or no? जैसे फॉर एग्जाम्पल ट्राई टू अंडरस्टैंड, सादा पाकिस्तान का एग्जाम्पल ले लो, वहां से यहाँ पे सारे ड्राई प्रोडक्ट्स आते थे, अफगानिस्तान वाया पाकिस्तान एंड एवरीथिंग। नाउ कुछ दिनों के बाद जाके देखना, ड्राई फ्रूट्स विल बी cheaper or dearer? It will be more dearer, it will increase ना। इतना बड़ा इशू है तो इट विल हैपन ना। इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट, बात समझा? हमको इंटरनेशनल फाइनेंस के बारे में देखना है, इस कंट्री का कितना, उस कंट्री का कितना। अगर इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे तो एक क्लासिक एग्जांपल याद आ रहा है आपको, याद रहेगा यूएस ने सैंक्शन डाला रशिया पे, यूएस सैंक्शन रशिया ना, कि उनके पास जो डॉलर है 2000 स्विफ्ट अकाउंट भी बंद कर दिया। अच्छा ठीक है चलो, यूएस किसके साइड में है? यूक्रेन, ऑब्वियसली इट्स यूक्रेन है, और रशिया प्रो रशिया है थोड़ी ना है यूएस, कोई भी बोल दो, तो रशिया के अगेंस्ट ही है। तो वो यूक्रेन को नेटो के टीम में आना था, रशिया बोल रहा था लिया ना उसको तो देखने लगा, ये झगड़े में वो झगड़ा हुआ, यूएस कंटिन्यूसली उसको प्रोवोक कर रहा था, किसको? यूक्रेन को, तो आजा 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 रे आजा, और फिर वहां से लाइक, तो ये वाला सीन है बिकॉज ऑफ वेरियस रीजन, because of resources available in Ukraine and everything. Now what happened? The day Russia attacked Ukraine, US imposed a sanction on Russia. Try to understand this, try to understand this is very geopolitical नहीं है ये international finance है, understand this. रशिया जो था, every country has a foreign reserve. So even India has a foreign reserve. So every country has a foreign reserve. Even we have a reserve in by way of dollars. Whenever there is something imported in dollars, so we need to make the payment and everything. So US sanctioned Russia.
एंड दे सेड कि तुम्हारा जो डॉलर अकाउंट है ना वो फ्रीज है। मतलब जो रशिया के पास यूएस का डॉलर है वो फ्रीज है, मतलब अभी रशिया यूज नहीं कर पाएगा। तो रशिया के पास भी डॉलर कहाँ से तो आया ना, उसने पेमेंट करके खरीदा रहेगा ना। तो रशिया का जो करेंसी है दैट इज रूबल, रूबल गया रहेगा करके तो आया ना, तो अभी वो पैसा अटक गया ना उसके पास। एक मिनट, ये सब कंट्री ने देखा, ये सब कंट्री ने देखा इंक्लूडिंग इंडिया, कि अगर कल चल के कभी भी यूएस के साथ कुछ भी हुआ ना तो यूएस सैंक्शन लगा देगा। तो अपने पास जो डॉलर रहेगा ना वो फ्रीज हो जाएगा, तो अपन कुछ भी करने के पहले अपन भी फंसेंगे ना। तो हर एक कंट्री ने एक दूसरे के साथ डील करना स्टार्ट कर दिया कि हम तुमको पेमेंट करेंगे तुम्हारे करेंसी में, तुम हमको पेमेंट करना हमारे करेंसी। और डॉलर को जरा साइड में रखते, डॉलर being the world exchange currency is now going day by day on a downside. Basically, India and China, India and Iran, the first India and Iran sign was रुपीज में पेमेंट करेंगे, तुम रुपीज में लेना, तुम ये करना है ना। So this is international financial management. Now India will also, मैं क्या बोल रहा हूँ, if I look at the news and news is saying कि the foreign reserve has decreased by such billion, so I should not be worried as an Indian। ना हो सकता है कि इंडियन गवर्नमेंट जानबूझ के कर रहा है कम, डॉलर का जो रिजर्व है जानबूझ के कम करता रहेगा। आर दे गोइंग टू कम आउट एंड से कि देखा हमने गेम प्लान करके कर रहे हैं, दैट इज नॉट हैपन, बिकॉज दैट विल क्रिएट अ पैनिक। फिर वो कोई भी डॉलर में खरीदेगा नहीं, कुछ नहीं करेगा, वो भी इशू हो सकता है। तो इवेंचुअली ग्रेजुअली वो कम हो रहा है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ऐसा बोल के कोई नहीं करता यार, बोल के मतलब ये सब चीजें बोल के नहीं होती है, सब करते रहो। फाइनेंस है ना, मैनेज करो। तो इवन इंडिया इज मैनेजिंग फाइनेंस। मे बी जब इंडिया, जब चाइना बोलो, रशिया से जो ऑयल ले रहा है वो रूबल में पेमेंट और रुपीज में एक्सचेंज हो रहा है, हो सकता है तो डॉलर का डिपेंडेंसी कम हो गया। दैट इज इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट। हाउ यू मैनेज इंडिया हाउ इज गोइंग टू। तो इंडिया के बारे में नहीं सीखने वाले हम, एग्जांपल लेके अपने बारे में सीखेंगे। अगर हम इतने बड़े स्केल में है, जब हम दो कंट्री से डील कर रहे हैं, तो हाउ विल वी मैनेज इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फॉर एग्जांपल, what is the interest rate in India? Repo rate 6.25. What is the repo rate of US? 2%। तो मतलब उधर पैसा 2% से ग्रो करता है, इधर पैसा 6.5% से ग्रो करता है। ओ सर, एक काम करता हूँ, उधर से पैसा लाता हूँ, इधर लगाता हूँ, इधर बचता हूँ, उधर रिपे करता हूँ, तो भी तो मैं कमा लूंगा। एग्जैक्टली, इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट ये भी तो है। उधर तो 1 लाख रुपए ले ले, 2% इंटरेस्ट दे दे, इधर इन्वेस्ट कर दे, 6.5% ले ले, 6.5% लेने के बाद उनका पेमेंट कर दे, तो भी तेरे पास 4.5% बच जाते ना। इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट, प्रोवाइडेड उधर फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन एंड रिस्क मैनेजमेंट बराबर हो जाए। मालूम पड़ा एक्सचेंज रेट बढ़ गया, मालूम पड़ा एक्सचेंज रेट बढ़ गया। एक्सचेंज रेट इंटरेस्ट रेट पैरिटी को एडजस्ट करता है, परचेसिंग पावर पैरिटी को एडजस्ट करता है। अभी ये सर क्या है, इंटरेस्ट रेट का जो डिफरेंस है उसकी वजह से एक्सचेंज रेट तो एडजस्ट ऑटोमेटिकली होता है ना। यू आर एन इंडिविजुअल, इतना बड़ा पॉपुलेशन है, इतने लोग सब कैलकुलेट करके बैठे हैं, सब लोग आगे के कैलकुलेट करके बैठे हैं, पैसा एडजस्ट करते ही है ना। इंटरेस्ट रेट पैरिटी बोलते हैं उसको, अपना और उनका इंटरेस्ट में डिफरेंस है। परचेसिंग पावर पैरिटी, हम जो चीज यहाँ पे खरीदते हैं 100 रुपए में, यूएस माल पड़ा वो महंगा रहेगा, तो परचेसिंग पावर, जैसे आप लोग बोलते हैं ना यहाँ से दुबई का सुना रहेगा, यहाँ से दुबई जाके आईफोन लेके आएगा तो भी सस्ता पड़ेगा। अरे तू जा बेटा, जाके कर ले, इतना ही तुझे लग रहा है सिंपल, तो करके देख ले, तुझे समझेगा कि भाई उधर जाएगा तो क्या पिएगा नहीं कुछ, पानी भी खरीदना पड़ता है, वो वाले सेंस में बोला। पिएगा ना तो पानी खरीदना पड़ेगा, तो वो सब खर्चे का क्या। तो दैट इज परचेसिंग पावर पैरिटी एडजस्ट हो रहा है। हम लोग ऐसे बैठे बैठे कमेंट कर सकते हैं, बहुत सिंपल है। कभी बच्चे ऐसे कमेंट करते हैं ना, सर मालूम है क्या सर दुबई में क्या, हंसते हैं क्लास में, तब हमने बोलेगा ठीक है बेटा वेरी गुड, कुछ नहीं। उसको किधर बोलते बैठे कि बेटा इंटरेस्ट रेट पैरिटी, वो बोलेगा सर आप कुछ भी बोल रहे हो। ऑब्वियसली ना, परचेसिंग पावर पैरिटी भी तो है। दोज आर व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन फॉरेन एक्सचेंज, इंटरनेशनल फाइनेंस एंड इंटरेस्ट रेट मैनेजमेंट। समझ में आ रहा है? तो ये हमारा एक सेट हो जाता है वापस से, ये 3 चैप्टर का एक सेट हो जाता है। समझ रहा है? ये 3 चैप्टर का एक सेट हो गया। एंड देन हम लोग बात करेंगे
हमारी फाइनेंशियल पॉलिसी एंड कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी क्या होगा। एक बिजनेस है, एक कंपनी है, फॉर एग्जांपल कंपनी नहीं बोलूंगा तो चलो, अगर एक फर्म है जैसे ऑलरेडी अविंग पार्टनरशिप फर्म, तो ये जो फाइनेंशियल पॉलिसी, इसका कुछ ना कुछ फाइनेंशियल पॉलिसी तो रहेगा, इसका कुछ ना कुछ कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी तो रहेगा। कंपनी है जैसे फॉर एग्जांपल टाटास, दे हैव देयर फाइनेंशियल पॉलिसी इन प्लेस एंड दे हैव अ कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी। ये पॉलिसी है, इस पॉलिसी को अचीव करने के लिए ये कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी से हम लोग जाएंगे, हमारा पूरा फर्म इस तरह से इसको स्ट्रेटेजाइज करेगा। दैट इज व्हाट वी गोइंग टू स्टडी, डिफरेंस बिटवीन फाइनेंशियल पॉलिसी एंड योर कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी, जो आपको नोट्स हम लोग पहले देने वाले। वो होने के बाद ये जो सारे रिस्क का नाम लिया ना मैंने, पॉलिटिकल रिस्क, वेदर रिस्क, जियो पॉलिटिकल रिस्क, जोग्राफिकल रिस्क भी तो है। हिमाचल प्रदेश में फैक्ट्री डालेगा किधर? पहाड़ में, आएंगे कैसे? प्रॉब्लम है ना। यस, पहाड़ में फैक्ट्री डाल सकता है। अंबुजा का सबसे बड़ा, वर्ल्ड का सबसे बड़ा सीमेंट फैक्ट्री हिमाचल में ही है, क्योंकि वहां पे सबसे बड़ा लाइमस्टोन का रिजर्व मिला। वो लाइमस्टोन का रिजर्व वर्ल्ड का सबसे बड़ा है। इसके लिए अंबुजा सीमेंट जो था, जो अभी अदानी सीमेंट है, सितंबर में खरीद लिया अदानी ने, ठीक है। अंबुजा सीमेंट तो सुना, ये वाला सुनो, तो सितंबर में अदानी ने खरीदा। तो मैंने जब पढ़ा ना, मैंने बोला क्या कैसे आ रहे, फिर मुझे याद आया प्लेज, तो कुछ नहीं बोला, बोला ठीक है, राइट, तो लेट देम बी हैप्पी ऐसा। तो 3 किलोमीटर का कन्वेयर बेल्ट लगाया, 3 किलोमीटर का, 3 किलोमीटर समझते हैं आप, यहां से ऑलमोस्ट डुम्बीबिली या उससे भी आगे, उधर तक कन्वेयर बेल्ट लगाया। वहां पे लाइमस्टोन का रिजर्व है, और वहां से फैक्ट्री तक लाने के लिए पूरा एक समझो कन्वेयर बेल्ट पैसेज बनाया। वो ऑटोमेटिकली बेल्ट पे वो लाइमस्टोन इतना इंपॉर्टेंट, वर्ल्ड का बेस्ट लाइमस्टोन वहां पे मिलता। फैक्ट्री अंबुजा ने उधर डाला, अदानी भाई साहब ने खरीद लिया, दिसंबर 15 तारीख को ताला लगा दिया। झगड़ा हो गया यूनियन से। यूनियन बोलता है 10 रुपीज पर टन पर किलोमीटर, याद आ रहा है, हम लोग चार्ज करेंगे किसको? सीमेंट के बैग्स और सीमेंट के प्रोडक्ट्स को ट्रांसफर करने के लिए। कितने ट्रक्स लगे वहां पे? 10,000 ट्रक्स लगे हैं। तो उनका जो ट्रेड यूनियन है वो क्या बोल रहा है? कन्वेयर चल रहा है, कन्वेयर इज टू ब्रिंग दैट लाइमस्टोन टू द फैक्ट्री। अब फैक्ट्री में प्रोडक्शन होने के बाद जो बैग्स बाहर जाएंगे, सब जगह पे जाएंगे, उसका रेट ट्रेड यूनियन बोलता है 10 रुपीज पर टन पर किलोमीटर। जो पहले से चलता है आपको वही देना पड़ेगा। अदानी बोलता है 6 रुपए पर टन पर किलोमीटर। दोनों में झगड़ा हो गया, फैक्ट्री बंद कर दी। 4 महीने से फैक्ट्री बंद है वहां पे, मतलब 3 महीने से। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, बीबीसी का डॉक्यूमेंट्री है, घर पे जाके चेक कर लेना, न्यूज अब तक नहीं आती है। एक सेकेंड, उधर जो उस पर डिपेंडेंट थे, कितने ट्रक बोले? 10,000। 10,000 ट्रक में 2 जन लगते हैं, ड्राइवर और क्लीनर। ड्राइवर और क्लीनर के साथ डिपेंडेंसी रहता है कम से कम 2 जन का, यानी टोटल 10,000 ट्रक में 2 जन, 2 जन के 3, यानी एक गाड़ी के पीछे 6 जन एम्प्लॉयड है जो चलते हैं। 60,000 लोग are moving into poverty, what I call it as, not unemployed, are moving into, because unemployed are only 2 into 10,000 20,000, but they are moving into poverty. What government is doing? We don't know. मिटिगेट करना चाहिए। वहां का डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट बोल रहा है कि 10 रुपए पर टन पर किलोमीटर इज एक्सेप्टेबल, इनको इतने दिन से मिल रहा था। तो मेरा आई रेस्ट माई केस। एक आईपीएस ऑफिसर अगर बोल रहा है, वहां का आईएएस ऑफिसर बोल रहा है अगर कि इनको जो मिल रहा था बराबर है, ज्यादा कुछ नहीं कर सकता ना कोई, राइट। इस तरह से इन शॉर्ट उनके लिए भी तो रिस्क है ना। और अभी तो रिस्क बढ़ गया, क्योंकि अभी तो अदानी का ऐसा इशू हो गया, तो क्या चलाएगा वो फैक्ट्री को? तो देखो, ये भी एक रिस्क होता है। दिस इज नोन एज बिजनेस रिस्क, कॉर्पोरेट रिस्क। ऐसे कितने रिस्क होते हैं? बिजनेस रिस्क होते हैं, फाइनेंशियल रिस्क होते हैं, ऑपरेशन रिस्क होता है। यू गेटिंग माय पॉइंट? ये सारे रिस्क के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे, सिर्फ इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 में, जो पूरा रिस्क मैनेजमेंट में डिटेल में है।
यू गेटिंग माय पॉइंट? से फॉर एग्जांपल, अगर एज ऑफ टुडे इफ आई इन्वेस्ट इन अदानी स्टॉक, एग्जांपल 1500 रुपए का शेयर है, 1500 रुपए का शेयर है, ठीक है। इफ आई इन्वेस्ट 1500 रुपीज, व्हाट अमाउंट इज इन रिस्क? नो, द वैल्यू एट रिस्क इज मच लेस देन 1500 रुपीज। वो 1500 जीरो नहीं होगा, उसका डिविएशन मैं अगर पकड़ू भी 20%, 25%, तो भी दिन का, समझ रहा है ना, 1500 का 25% ही पकड़ूंगा, चलो रफली रो के 500 पकड़ता हूं, तो मैं 500 रुपीज इज माई वैल्यू एट रिस्क। तो हम लोग परसेप्शन 1500 का बनाते हैं, तो वी हैव टू स्टडी द इन डिटेल, दैट इज वार, VAR, वैल्यू एट रिस्क। वो हम लोग स्टैंडर्ड डिविएशन और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन और लॉग यूज करके उसका कैलकुलेशन करके वैल्यूएशन निकाल। फॉर एग्जांपल, आज अगर कोई भी कंपनी में आप पैसे डालते हो, कोई भी कंपनी में पैसे डालते हो, योर वैल्यू एट रिस्क दिख के आता है। एनएससी की वेबसाइट में जाओगे तो दिख के आएगा। ओके, लुक एट दैट लास्ट पार्ट, सिक्योरिटी वैल्यूड एट रिस्क, दिख रहा है 31.87%। ये कैलकुलेटेड है, तो यू कैन अंडरस्टैंड कि आज अगर ये देखो ना 52 वीक्स आए 4190, दिख रहा है 52 वीक्स लो 3rd February 1017, दिख रहा है शेयर प्राइस, राइट। अपर बैंड 2118, लोअर बैंड इतना, और अभी का शेयर का प्राइस, एग्जैक्ट शेयर का प्राइस चालू है कितना, ये देखो यहाँ पे छोटा सा दिख रहा है, आस्क बिड, आता हूं मैं उसमें बाद में, आस्क बिड करके 1800 रुपए के आसपास। बात समझा? तो देखो यहाँ पे टोटल ट्रेडेड वॉल्यूम 1,13,34,878 शेयर्स ट्रेड हुआ है अभी एक दिन में। उसका वैल्यू कितना है? 2,14,381 crores, ठीक है, सॉरी लैक्स, यू आर राइट। एंड मार्केट वैल्यू इज 2,11,24,220 lakhs, ठीक है। अब ध्यान से देखो, फ्री फ्लोट मार्केट कैप 25% के आसपास दिख रहा है, 50 लाख करोड़ दिख रहा है ना, 2,11,000 के सामने 50, तो बराबर सभी का गाइडलाइंस दिख रहा है, लेकिन उसने इनडायरेक्टली होल्ड करके रखा है, मैंने प्रूव कर दिया है, ये मैंने नहीं, हिंडरबर्ग ने प्रूव किया है, जिसके ऊपर आज तक आंसर नहीं दिया उसने कि नहीं तू झूठ बोल रहा है। उसने क्या बोला? तू देश पे क्वेश्चन कर रहा है, कंपनी ऐसा आंसर दे रहा है, ठीक है। एंड सो प्राइस बैंड, नो प्राइस बैंड, और देखो वैल्यू एट रिस्क 31.87। वो कैसे कैलकुलेशन करना है वो हमको सीखना है हमारे पास। सर तो क्या मतलब हम लोग कैलकुलेट करते रहने का? सीखना है यार, यहां पे लाइव मिलते रहता है, ऑटोमेटिक है ना, वो ऑटोमेटिक उस दिन का वॉल्यूम, उस दिन का ट्रेड, उस दिन का इंडियन VXI वोलेटिलिटी इंडेक्स, वो भी एक इंडेक्स है कि आज कितना मार्केट वोलेटाइल है, वो सब के सबसे कैलकुलेट करेगा। समझ रहा है? समझ रहा है? तो आई होप सबको ये चीज समझ गया कि हम लोग उस चैप्टर में हम लोग ये भी कैलकुलेट करेंगे। तो देयर आर वेरियस टाइप्स, वेरियस वेज वी विल कैलकुलेट वेरियस थिंग्स, दिख रहा है। नेक्स्ट वी विल मूव टू सिक्योरिटी एनालिसिस एंड देन वी विल गो टू सिक्योरिटी एनालिसिस। सर ये कंपनी का शेयर इतने दिन में इतना ट्रेड हुआ है, कंटिन्यू ये इतने पे जा रहा है, शेयर ओवर प्राइस है क्या, अंडर प्राइस है क्या? व्हाट आर दी वेज यू ट्राई टू कैलकुलेट द प्राइस ऑफ शेयर? दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू सी कि एक शेयर को किस तरह एनालिसिस करते हैं। या ऐसा नहीं चलेगा ये कंटिन्यू, ये कंटिन्यू एक जैसे फॉर एग्जांपल अदानी का एग्जांपल ले लूं, या चलो दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। कौन सा शेयर सबसे ज्यादा चल रहा है? ब्रिटानिया देख रहा था मैं, ब्रिटानिया पिछले 4-5 दिन से टॉप बॉटम मार रहा है, कंटिन्यूसली बॉटम अप मार रहा है, वो कंटिन्यूसली हायर हाई मार रहा है, एक हाई मारा, दूसरा हाई मारा, तीसरा हाई मारा, चौथा हाई मारा, करेक्शन सर ड्यू है, करेक्शन ड्यू है। मतलब मैं एग्जांपल, मैंने अगर ऐसा चार्ट बनाया तो मैं देख के बोलेगा करेक्शन ड्यू है, क्या करना चाहिए? बाय करना चाहिए, सेल करना चाहिए? मैं बोलूंगा सेल। सेल क्यों बोला बाद में छोड़ो। इन शॉर्ट आई एम टाइम कि ये शेयर प्राइस गिरेगा। क्यों गिरेगा? अरे लोग कंटिन्यूसली आ ही रहे, जो इधर घुसा है
वो इधर एग्जिट करेगा ना, तुम्हारे जैसे थोड़ी है कि एंड दे विल लिव हैप्पीली एवर आफ्टर। अरे मिला ना उसको 5-10% तो वो निकलेगा ही। बात समझा? सेम हैपेंड विद अदानी। कंटिन्यू शेयर प्राइस पिछले 1 साल से बढ़ रहा था। जो इधर घुसा था, अरे 180 रुपए का शेयर था यार 2020 में, मार्च 2020 में। आज 2022 में 4200 है। तो सोचो ना, जो 180 लेके बैठा था शेयर, नहीं 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 उसको तो नहीं, वो बैठा है, अरे बढ़ रहा है बढ़ने दे, बढ़ रहा है बढ़ने दे। जब पहला ढाप बैठा 2500 में, वो तो पहला निकलेगा ना। वो क्या बोलेगा, मैंने प्रॉफिट कमाया 180 का 2500। ऐसा हर कोई बोलता है, प्रॉफिट में हर कोई भागता है, करेक्शन ड्यू होता है। मार्केट में याद रखना, शेयर प्राइस पकड़ के रखना बहुत मुश्किल है। कंटिन्यू सुन लो, लिख लो। पिछले 7 दिन से आईडीएफसी बैंक का शेयर, मैंने आज से 6 महीने पहले कॉल दिया था, मेरे को याद है, 6 महीने भी नहीं, 4 महीने लाइव लेक्चर में कॉल दिया था ये बढ़ेगा, और 4 दिन में वो 6 रुपए बढ़ा था। 6 रुपया फ्रॉम 42। कैलकुलेट कर लो 4 दिन में कितना रिटर्न आया। अभी वापस बोल रहा हूं मैं, चेक करना। नेक्स्ट संडे मेरा लेक्चर होगा ना, नेक्स्ट टू नेक्स्ट संडे। कंटिन्यू वो शेयर प्राइस है ना, ऐसा दिखेगा। दिख रहा है ना, ये ब्रेकआउट पे पहुंच गया है और ये अपसाइड ही ब्रेक देगा। तो समझा? तब नैरो हुआ ना, देखो ना, नैरो हुआ ये, तो ये अपसाइड ही जंप मारेगा। बात समझ में आ रहा है? लोअर साइड नहीं मारेगा। बायर सेलर में बहुत बहुत ज्यादा बोलते हैं ना, फाइट चल रहा है। डिमांड तो मतलब है ही ना, तो वो अपसाइड ही मारेगा ना, देख लेना। और 5% अप शेयर बेच के निकल जाओ। ये मैं आज दे रहा हूं कि मैं 50% अप नहीं पकड़ रहा क्या। कोई भी शेयर का 5-10% अप, एक दिन नहीं 4 दिन में 5% अगर अप मिलता है, एनुअलाइज रिटर्न कितना हुआ समझ रहे हो ना? अगर मैं ऐसा टेक्निकली ऐसा रफली बोले तो 5 into 70 मतलब 3500% हुआ साल का, 350% हुआ साल का, विच इज रेपो रेट 6.5। You should happy with it. You should be happy with it. You are getting my point. Security इस तरह एनालिसिस किया जाता है और डिटेल में। Obviously, it is not at all 100% proof. There are various. You will see various analysis chart, shoulder, head and shoulder जैसा एक ऐसे दिखेगा, वैसे दिखेगा और एक ऐसे दिखेगा। तो ये हेड है और ये शोल्डर। You have in your module, right? तो ये बहुत पुराना है। फिर बर्ड्स थियरी, ऐसे सब बहुत सारे थ्योरीज देखेंगे हम लोग, सब देखेंगे कि इस तरह से शेयर को एनालिसिस करते हैं। एंड देन एक बार एनालिसिस हो गया तो मतलब ये शेयर इसके हिसाब से ओवर वैल्यूड है ना, कितना है 20% ओवर वैल्यूड है, 20% अंडर वैल्यूड है वैल्यूएशन शेयर का। दैट इज बेसिकली यहाँ पे सिक्योरिटी मीन्स शेयर। देन यू विल एनालाइज योर पोर्टफोलियो बंडल ऑफ शेयर्स, है ना। आपने सब शेयर सीख लिया, then we will analyze the bundle of shares कि आपने किस, never lay all your eggs in a same basket। आप पूरा का पूरा 100 रुपए एक कंपनी में लगा दोगे तो गड़बड़ हो सकता है। तो what you generally do is you try to put some money here, put some money here, so that becomes a portfolio। You have some GSEC government securities, you have a foreign exchange का maybe आपने कोई कॉल लिया रहेगा, पुट लिया रहेगा, डेरिवेटिव्स हम लोग बात करेंगे उसके ऊपर। So that is how you want to manage your portfolio। For example, इसका पोर्टफोलियो तेरे पोर्टफोलियो में जमीन आसमान का फर्क रहेगा। The way she manages her risk and the way you manage your risk, the way I manage my risk is totally different। I देख 100 रुपए दे रहा हूँ, देना तो 200 दे, नहीं तो मत दे। एग्रेसिव इन्वेस्टर कि 100 रुपए दे रही हूँ, 110 तो मिलना ही चाहिए। वो 100 रुपए दे रहा हूँ मैं, 40 का तो मिलना ही चाहिए। तो मैं बोलूँगा 10 रुपए रिटर्न मिलने के लिए तेरा मिलने रिस्क कम है, 40 रुपए रिटर्न मिलने के लिए तेरा रिस्क इनसे ज्यादा है, मैं डबल के लिए मेरा रिस्क सबसे ज्यादा है। एग्रेसिव इन्वेस्टर, डोविश इन्वेस्टर जो ऐसा शांति से, उधर इन्वेस्टर हु इज लुकिंग एट अ हाई रिटर्न्स। तो सबका पोर्टफोलियो अलग होता है ना। तो हाउ यू हैव टू मैनेज योर पोर्टफोलियो, हियर आई विल गिव माय लाइन एज look at your risk appetite and manage your portfolio। You are the only one who is going to take that risk, so you manage your portfolio better।
बात समझे? आप आपके रिस्क के हिसाब से आपका मैनेजमेंट करो पोर्टफोलियो। देन सिक्योरिटाइजेशन। सिक्योरिटाइजेशन ये एक टोटली एक हमारे पास एक ऐसा एक चैप्टर आता है जहां पे हम लोग देखते हैं कि हाउ क्रेडिट कार्ड से लेकर बैंक लोन से लेकर ये जो सारे लोन्स है या जो चीजें हैं, ये चीजों का बैंक लेके करती यूज कैसे है। जैसे फॉर एग्जांपल एक 2008 में लेमैन ब्रदर का बबल आया था। लेमैन ब्रदर का जो इशू हुआ था वो कुछ नहीं है, बहुत बड़ा यही सब इशू था। ये सब जो डिफॉल्ट्स थे इन सबको मिलाकर बेच दिया किसी और ने, उसने बेच दिया किसी और को, आखिर में डूबेगा ही ना पैसा। तो दैट इज व्हाट वी कॉल एज सिक्योरिटाइजेशन या सिक्योरिटाइजेशन। किस तरह से आप आपके लोन्स, आपके क्रेडिट्स, आपके पैसे को आप सिक्योरिटी से रिलेट करके रखते हैं। 10 पेज का थियरी है, ज्यादा कुछ नहीं। आरएम में अच्छा आसान कि वहां पे सिक्योरिटी के रिस्क से हम लोग कंपेयर करेंगे। देन हाउ म्यूचुअल फंड कंपनीज वर्क, दे विल टेक मनी फ्रॉम यू, दे विल इन्वेस्ट एज पर देयर क्या बोलते हैं कैलकुलेशन एंड एज पर देयर वैल्यूएशन, है ना। सिक्योरिटीज म्यूचुअल फंड्स कंपनीज ऐसी होती है ना, यस और नो। तो म्यूचुअल फंड कंपनीज क्या करेगी, वो अपने हिसाब से इसको इन्वेस्ट करने को देखेगी, अपने हिसाब से प्रॉफिट अर्न करने को देखेगी और आपको रिटर्न दे देगी और बदले में अपने लिए कुछ रख देगी। म्यूचुअल फंड कंपनी में पैसे आते हैं, वो एसेट में लगाते हैं, दैट इज टर्म्ड एज एसेट अंडर मैनेजमेंट। वो मैनेज के लिए लेते ना पैसे, तो वो मैनेज करने के लिए ले रहे, तो एसेट अंडर मैनेजमेंट। अब वो एसेट अंडर मैनेजमेंट के बाद वो पैसे को किस तरह कंपनी में रखा जाता है, कितना म्यूचुअल फंड अपने हाथ में कैश रखता है, म्यूचुअल फंड का रिस्क कितना है, उस फंड का रिस्क कितना है, उस फंड का रिटर्न कितना है। फॉर एग्जाम्पल हम रिटर्न्स के बारे में बात करेंगे, तो यहाँ पे मैं थोड़ा रिटर्न्स के बारे में बात करना चाहूंगा, एज अ ओवरव्यू दे रहा हूं ना मैं। तो फॉर एग्जाम्पल एक 100 रुपए का था फर्स्ट ईयर में, वो 5 ईयर्स में 300 हो गया। 100 रुपए का था और 5 ईयर्स में कितना हो गया, इसका रिटर्न कितना है 200%। सर 200%, 200% is the return in 5 years. What is the annualized rate of return? Annually कितना कमा रहा है, so that is what we call as CAGR, compounded annually growth rate। ये कंपाउंडिंग से ही होगा ना, ये इंडिविजुअली होगा क्या, तो मतलब क्या हो गया ये 2 is equal to 1 into bracket 1 plus R पता नहीं raised to 5, बेसिक फॉर्मूला रे बाबा, yes or no। इन शॉर्ट तो क्या हो जाएगा ये, 5th root of 2 is equal to 1 plus R। बराबर है कि नहीं। अब 5th root of 2 निकाल सकते हैं कैल्शियम में, 1 plus R करेंगे तो आपको कंपाउंड एनुअलाइज ग्रोथ ऑफ रिटर्न आ जाएगा। तो ये सब चीजें आपको देखनी है ना। तो आपको अगर कोई शेयर 10 रुपए से बढ़कर 22 रुपए में बढ़ते हुए दिख रहा है और दूसरा शेयर 100 रुपए से बढ़कर 300 रुपए में बढ़ते हुए दिख रहा है पिछले 3 साल में, तो आपके लिए कौन सा बेटर है, तो आप बोलोगे कि 10 रुपए 100 रुपए नहीं, आप हमेशा रिलेटिव मेजर देखते हो, नॉट दी एब्सोल्यूट मेजर्स। आप रिलेटिव मेजर्स देखते हो, माई क्लियर। तो वो सब चीजें आपको यहाँ पे देखना है। म्यूचुअल फंड्स कितना दे रहा है, इसका CAGR कितना है, इसका CAGR कितना है। कोई कोई म्यूचुअल फंड्स का तो 15% CAGR है, दैट मीन्स व्हाट, एनुअलाइज ग्रोथ रेट 15% का देता है, वो हर साल 15% का जंप मारता है। यू पीपल शुड अंडरस्टैंड कि यू कैन नॉट बीट दी शेयर मार्केट, डू यू। आपसे धुरंधर बैठे, आपसे ज्यादा बड़े पैसे लेकर लोग बैठे, इट्स नॉट गोइंग टू हैपन। मे बी मेरे से भी धुरंधर बैठे, मेरे से भी ज्यादा पैसे वाले लोग बैठे, आई एम नॉट अफ्रेड टू से दिस, ठीक है। So what we have to do as a start, you go for mutual funds and you invest in mutual funds, you see how it works, you analyze and then you can go for individual stock for your choice। Getting my point? तो म्यूचुअल फंड्स में हम लोग देखेंगे किस तरह वो पैसा कमाता है, किस तरह से पैसा इन्वेस्ट करता है, किस तरह से पैसा वो देता है। The next chapter is derivatives। तब ये चीज में इसको समझ गया ये चीज, ठीक है, वो ही विल स्टार्ट अर्निंग लाइक हेल। समझ गया, प्रोडक्शन अच्छा आता है दोनों, समझ गया। पहले हम लोग सिर्फ यहाँ पे कैलकुलेशन समझेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं डेरिवेटिव्स के बारे में, डेरिवेटिव्स उन्होंने सीखा है ये
फाउंडेशन में, मैथमेटिक्स में, डिफरेंशिएशन, ठीक है, वो इसके साथ कुछ लेना देना, ठीक है। डेरिवेटिव्स उसके साथ देना देना नहीं, डी बाई डी एक्स नहीं है, बट लॉजिक सेम है। दिस पेंसिल का प्राइस पे, अगर आईपैड का प्राइस या आईपैड के प्राइस से पेंसिल का प्राइस डिराइव कर सकते हो तो वो डेरिवेटिव है। दिस इज डिराइव फ्रॉम, जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे फॉर एग्जाम्पल ऑप्शंस आर डेरिवेटिव्स, आर डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स मतलब क्या, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर समझो कोई शेयर 50 पे है, क्या, और मेरे को लग रहा है कि ये शेयर प्राइस ऊपर जाएगा, जैसे आईडीएफसी, क्या बोला मैंने, आईडीएफसी का शेयर प्राइस ऊपर जाएगा ना, बट ना मेरे को ना ऐसा आईडीएफसी के शेयर प्राइस में, शेयर में इन्वेस्ट नहीं करना है, मुझे पैसा देना नहीं है, फिजिकल शेयर डिलीवरी लेना नहीं है, आई डोंट वांट टू गो इनटू दैट। तो मैं जाता हूं ऑप्शंस, कहां पे जाता हूं, ऑप्शंस में। अब ऑप्शंस में जब मैं जाता हूं, है मनी कंट्रोल सबके पास, मनी कंट्रोल है सबके पास, मनी कंट्रोल डाउनलोड करो। Okay, so look at this. You have a IDFC First Bank का share. Right now it is trading at 58.1. So what do you think is ये ऊपर जाएगा, तो मैं बोल रहा हूँ कि पर मुझे फिजिकली 58.1 इंटू 100 शेयर्स 5,800 अगर मैंने लगाया, और शेयर का प्राइस कितना बढ़ेगा, समझो 2 रुपए भी बढ़ा, तो मैं 60 रुपए में बेच दूंगा। 60 रुपए इंटू 100, 6,000, 6,000 माइनस 5,800, 2 ही रुपया मेरे को मिल रहा है। ये मजा नहीं आ रहा सर, राइट। थोड़ा एग्रेसिव खेलते हैं या एग्रेसिव करते हैं। वी हैव ऑप्शंस, ठीक है। ऑप्शंस में आपको 3 एक्सपायरी मिल रहा है। वीकली ऑप्शंस होते हैं स्टॉक में, ऐसा सेम इंडेक्स का भी रहता है, इंडेक्स निफ्टी, सेंसेक्स, दीज आर इंडेक्स, ठीक है। स्टॉक वीकली एक्सपायरेशन होता है, इंडेक्स वीकली होता है, मंथली होता है। बात समझ में आ रहा है। तो से फॉर एग्जांपल ऑप्शंस में अगर बोलता हूं कि आई एंटिसिपेट द शेयर प्राइस टू गो अप, तो आई विल बी लुकिंग इनटू अ कॉल ऑप्शन, सीई दिख रहा है, कौन सा, फार मंथ नहीं देख रहा हूं, नियर मंथ देख रहा हूं। नियर मंथ मतलब 23rd फेब, मतलब ज्यादा एग्रेसिव रहेगा ना वहां पे ट्रेडिंग, नजदीक टाइम है ना, तो फटाफट ज्यादा लोग वहां पे इन्वॉल्व रहेंगे, दूर रहेंगे तो पैसा थोड़ा आराम से, रिस्क कम है ना। तो समझो फॉर एग्जांपल मैंने कॉल पे ऑप्शन पे ट्रिक किया, तो व्हाट इज माय एंटिसिपेशन 60, तो 60 बिकम्स माय स्ट्राइक प्राइस, ठीक है। 60 रुपए दिख रहा है स्ट्राइक प्राइस, 60 रुपया, उसका प्रीमियम 0.75 है। व्हाट डू यू मीन बाय प्रीमियम 0.75? Premium is nothing but the amount which you are ready to put at risk. Now I will put it in an option. Strike price कितना है, 60 रुपीज। तो मैं शेयर में नहीं हूं, मैं किस में हूं, उसके ऑप्शन में, मतलब ऑप्शन इज अ डेरिवेटिव। ऑप्शन का प्राइस विल बी डिराइव्ड विद द शेयर प्राइस विच इज प्रिवेलिंग इन द मार्केट। वो मार्केट में जो शेयर प्राइस चलेगा उसके हिसाब से इसका प्राइस डिराइव होगा। तो यहां पे सामने एक आदमी ने, राइटर हु इज गिविंग मी एन प्रीमियम, कि तू 60 रुपए सोच रहा है ना, एक काम कर, 75 पैसे पर शेयर, 15,000 का लॉट है, मतलब तू मुझे 12,000 रुपए अभी दे। अगर 23rd फेब को तेरा स्ट्राइक प्राइस हिट हो गया, बराबर, तो मैं तुझे कुछ तो ज्यादा दूंगा,
अब मैं तुझे कुछ तो ज्यादा दूंगा, ये डिसाइड कौन करेगा? ये मार्केट डिसाइड करेगा। से फॉर एग्जाम्पल उसी दौरान कोई और आया और वो राइटर बनना चाहता है, वो बोलता है क्या प्राइस चालू है? 58.5, मैं 1 रुपया दूंगा। तो मतलब मार्केट में प्राइस क्या हो गया? 60 रुपए का स्ट्राइक प्राइस का 1 रुपया। मतलब ऑटोमेटिकली मेरा कॉन्ट्रैक्ट नाउ इज इन प्रॉफिट ऑफ 25 पैसे। तो ऐसे बहुत सारे राइटर्स और बहुत सारे बायर्स मार्केट में आते हैं, तो वो प्राइस मार्केट डिसाइड करता है। ये सब सही हो रहा है, इसका गारंटी कौन ले रहा है? रेगुलेटर, एनएससी। गेटिंग माय पॉइंट? इसका गारंटी कौन ले रहा है? एनएससी। तो एनएससी ने ये रेगुलेटर का ये रेगुलेट करने का गारंटी लेके रखा है। दैट मीन्स व्हाट? अगर 23 फेब को, मतलब कभी थर्सडे, लास्ट थर्सडे ऑफ द वीक ऑफ द मंथ, बात समझ में आ रहा है? बात समझा? उसके बाद का कौन सा था? नेक्स्ट मंथ का लास्ट थर्सडे, क्योंकि स्टॉक जो रहता है, शेयर जो रहता है, उसका मंथली एक्सपायरेशन होता है, और जो इंडेक्स रहता है उसका क्या रहता है? वीकली और मंथली। तो यहां पे 23 फेब को अगर ये शेयर प्राइस कितने पे आ गया? 60 रुपया, तो जो भी मार्केट में प्रीमियम चलता रहेगा मैं उतना तेरे को दे देगा। ऐसा राइटर के साथ मैं कॉन्ट्रैक्ट कर चुका हूं। बात समझ में आया क्या? बात समझ में आया क्या? तो यानी बहुत लोग मार्केट में आएंगे, तो मार्केट में जो भाव रहेगा वो चलेगा। मतलब समझो फॉर एग्जांपल, अगर सब कुछ सही रहा, सब कुछ सही रहा, तो ये प्रीमियम कितना जाएगा? अगर 23 मार्च को, अरे कैसा तुम ऐसा बोल सकते हो कि 23 मार्च को कितना रहेगा? तुम सोचो ना, वो तो शेयर प्राइस ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है, कुछ भी हो सकता है, साइडवेज भी जा सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। गेटिंग माय पॉइंट? समझो तभी शेयर प्राइस कितना हो गया? 64, 23 फेब को। और प्रीमियम कितना होगा का अंदाजा है? 75 पैसे प्रीमियम है ना अभी। अभी कितना होगा तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते हो। कम से कम 6 रुपया, 4 रुपया तो हो ही जाएगा। 4 रुपया फ्रॉम 75 पैसे। दैट टोटली डिपेंड अपॉन द मार्केट। इज दैट क्लियर? That totally depend upon the market. Market will be deciding that share price looking at the, market will be deciding the option price, option premium looking at the share price. So that premium is derived from the share price. So this becomes a derivative. Getting my point? जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग और एक एग्जाम्पल ले सकते हैं डेरिवेटिव का, और एक एग्जाम्पल ले सकते हैं। कोई भी चीज, जैसे एक थप्पा मार दिया कि बाबा इसका प्राइस इस पे डिपेंडेंट है। फॉर एग्जाम्पल बोलते हैं ना, कंपनी को प्रॉफिट होगा तो मेरे को 20% मिलना चाहिए, तो प्रॉफिट पे डिपेंडेंट है। तो एनीथिंग डिराइविंग फ्रॉम एनी अदर थिंग, जिसका एक सोर्स कोई और है, दैट इज डेरिवेटिव्स। तो इस तरह से कॉल ऑप्शन में लोगों का घर बनता है, लोगों का घर बिकता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ट्राई टू अंडरस्टैंड। आप प्रॉफिट कमाओगे ही, मुश्किल है ना। चलो थोड़ा एक अच्छा एग्जांपल लेते हैं। 58, सो से फॉर एग्जांपल हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेते हैं। मैं ना 60 रुपए का ना मैं 65 करता हूँ, ताकि मेरा क्या बोलते हैं, एग्जांपल लेने के लिए थोड़ा अच्छा पड़े। टुडे इज 12 एंड 23 का एक्सपायरेशन, 59.5 करते 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 वो 23 को क्या, दिस इज द ओनली वे आई विल अर्न हायर राइटर। ये दोनों कौन रहते हैं? ये दोनों कौन रहते हैं? मैं आपको हमेशा बायर ही मानूंगा, मैं खुद भी बायर ही हूं, मैं हमेशा बायर ही रहूंगा। और
सिंपल बोलता हूं, हाई है मार्केट, हाई समझा, मार्केट है मार्केट, आपका जो स्टॉक है, चलो हम लोग एक काम करते हैं, आईडीएफसी बहुत ज्यादा बूम में है, फटाक से है, सही है तुम्हारा, यू विल अर्न अ लॉस, यू विल अर्न प्रॉफिट। मार्केट बहुत बुरा गया, उल्टा गया, डेफिनेटली यू विल अर्न लॉस, यू विल अर्न प्रॉफिट। जितना एक्सपेक्ट किया था उससे कम है, तो भी यू विल अर्न अ लॉस, यू विल अर्न प्रॉफिट। जितना एक्सपेक्ट किया था उससे ज्यादा कम है, लोअर साइड, तो भी यू विल अर्न लॉस और यू विल अर्न। तुमने जो एक्सपेक्ट किया था एग्जैक्टली 58, आज कल 58.5, फिर 59, ऐसा स्लोली 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 ही बढ़ रहा है, तो ही तुमको प्रॉफिट होगा, अदर और उसको लॉस होगा। मतलब यू विनिंग द मार्केट ओनली 1/5 ऑप्शन। फिर अपन करने का ही क्यों, अपन राइटर बन जाते हैं ना, राइटर में जीतने का प्रोबेबिलिटी 4/5 है, का विनिंग प्रोबेबिलिटी 1/2 है, तो उसका 4/5 है ना, एम इज इक्वल टू A1 माइनस A डैश, है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A डैश। बॉटम लाइन है अनलिमिटेड प्रॉफिट, लिमिटेड का लिमिटेड लॉस, लिमिटेड लॉस नहीं, लिमिटेड प्रॉफिट, अनलिमिटेड। सर ऐसा कैसे, मैंने आपको क्या बोला था, मार्केट जिधर लेके जाएगा उधर जाना पड़ेगा ना। आपका 0.75 गिर गिर के कितना होएगा, जीरो, तो आपका 12,000 का ही लॉस है ना, यानी यू हैव अ लिमिटेड लॉस। लेकिन वो 75 पैसे का कुछ भी बन सकता है ना, बहुत बुरा लगेगा अगर मैं इसके बाद का एग्जांपल दूंगा तो। जब मैं उनको पढ़ा रहा था, उनको सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया था, फिर मैं तुम लोगों को भी दिया था, उनको भी, नए वालों को दिया था, तभी मैंने देखा, मैंने ऐसे बोला यार बाई करते क्या है। वो प्रीमियम था 0.3, डे हुआ 75 पैसे, डे हुआ 1 रुपया 10 पैसे, से करते करते 4 रुपीज 75 पैसे तक। मतलब अगर 35 पैसे इंटू 15,000, अप्रोक्सीमेटली 4,500 मैंने लगाए रहते ना, तो 4.5 डिवाइडेड बाय 0.35 तो 4.75 का प्रॉफिट, अप्रोक्सीमेटली 45,000 का इन 6 डेज। लेकिन वो होने के चांसेस इतने, क्योंकि अपसाइड कुछ भी जा सकता है ना, शेयर का प्राइस डेरिवेटिव है ना, अपसाइड कितना भी जाएगा ना, अपसाइड को कोई लिमिट है क्या, डाउन साइड को। इधर आया हिंडनबर्ग, उसने अदानी के शेयर का शॉर्ट सेलिंग किया, और वो बोलता है, हिंडनबर्ग जो कंपनी है वो क्या है, वो एक इन्वेस्टमेंट कंपनी है। उसने 2 साल से अडानी के शेयर्स पे रिसर्च किया, बात समझा, और उसने रिसर्च का पेपर जमा किया, और उसने पहले अदानी के शेयर्स पे शॉर्ट सेलिंग किया है। अभी शॉर्ट सेलिंग क्या है, उसको मालूम है कि वो ये रिपोर्ट डालेगा तो शेयर प्राइस गिरेगा, तो जब 4,000 में उसने क्या किया, स्टॉक को सेल किया, उसके पास नहीं था और उसने शॉर्ट सेल किया। शॉर्ट सेल मतलब क्या, अगर मैं आईडीएफसी का शेयर या मैं अदानी का शेयर रखता हूं, तो एनएससी मुझे पूछता है कि देखो तुमने तो शेयर पड़ा ही रखा है ना, तुमने तो शेयर पड़ा ही रखा है, एक काम करो तुम मुझे रेंट पे दे दो 1 महीने के लिए, मैं तुमको 2 रुपया पर शेयर देता हूँ,
मैं सोचता हूँ यार हाँ मेरा तो इन्वेस्टमेंट लंबे पीरियड का है, 2 रुपया पर शेयर, मेरे पास अगर समझो 1000 शेयर है तो 2000 रुपये तो ऐसे ही आएंगे ना, ले लो। तो 1 महीने का मेरे से कॉन्ट्रैक्ट साइन करके रखा है कि तू कुछ भी होने दे शेयर प्राइस, मांग नहीं सकता है। ऐसा किसने लिया है? एनएससी ने, मुझसे साइन करो। और ये शेयर्स पे हिंडरबर्ग जैसे लोगों ने क्या बोला कि मैं शेयर बेचता हूं, 1 महीने के बाद तुझे देता हूं, फिलहाल तू मुझे दे। तो एनएससी को क्या बोला कि मेरे को अभी शेयर दे दो आप, मैं उसको सेल कर दूंगा, 1 महीने के बाद मैं फिर से खरीद के आपको दे दूंगा। तो उसने यहां पे सेल किया है और आज 1800 रुपए का शेयर प्राइस चल रहा है। तुम समझे क्या? तो प्रॉफिट ही हो रहा है ना। जब 1040 रहेगा भी बेचा रहेगा ना, उसने क्या भरोसा है? या तो वो इतना स्ट्रांग है कि उसको मालूम है कि और नीचे जाएगा, वो अभी भी होल्ड करके रखा रहेगा, तो वो शॉर्ट सेलर है। दीज आर ऑल shares price these are all which are derived from the share price, so these are known as derivative। हमको प्रोडक्ट देखने हैं, कंपनी खुद करता है। प्रीमियम राइटर, बहुत राइटर को बहुत पैसा है ना, बहुत समझो ना, 1 2 3 4 जगह प्रॉफिट है उसको। शेयर प्राइस वही टैंडम में मूव करना चाहिए ना, थोड़ा भी इधर उधर हो गया तो प्रीमियम कोई और बायर सेलर चेंज कर देगा ना, तो मेरे को तो प्रॉफिट होते रहेगा। तो मी अर्निंग प्रॉफिट इज 80%। यू गेटिंग माई पॉइंट? तो दीज आर दी डेरिवेटिव्स। हम लोगों को वो ये चैप्टर में पढ़ना है, डेरिवेटिव्स एंड उसका वैल्यूएशन। तो स्टॉक प्राइस समझा, स्ट्राइक प्राइस समझा, प्रीमियम समझा। अच्छा, अगर मेरे को ऑप्शंस खरीदने का है लेकिन मुझे मालूम है कि ये शेयर प्राइस नीचे जाएगा, तो मैं पुट बाय करेगा। पुट बाय, पुट उधर था ना दूसरा, एक सीई था और एक पीई था। बात समझ में आ रहा है? तो इस तरह से डेरिवेटिव्स होते हैं। डेरिवेटिव्स ये क्या है? फिर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, हमको फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट देखने हैं, फ्यूचर फॉरवर्ड्स, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होता है? एक सिंपल एग्जांपल देता हूं फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का, एकदम सिंपल एग्जांपल देता हूं। तू फार्मर है, तू टोमेटो, तू मैंगो का फार्मर है, तू मैंगो ग्रो करता है, तो तेरे झाड़ में कितने मैंगो आएंगे कि मैं एंटिसिपेट करता हूं, और मैं बोलता हूं ये पूरा झाड़ तुझे 10,000 में दे दे मेरे को। दैट मीन्स वॉट? जैसा अभी होगा, कौन सा मार्च फरवरी, क्या टाइमिंग है, जाओ तुम रत्नागिरी, जितने भी फार्म्स है सब जगह पे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, होता रहेगा या प्रोसेस में रहेगा या हो गया रहेगा। मैं तो बोलता हूं हो गया रहेगा। वो लोग क्या करेंगे, कंपनीज क्या करेगी, जो मैंगोज ऐसा एक्सपोर्ट होते हैं ना, जो एक्सपोर्ट वाले क्या करते हैं, वो लोग जाते हैं, वो लोग रिसर्च करते हैं, डिटेल रिसर्च, कि ये जमीन इतनी अच्छी है, इसका झाड़ का कंडीशन इतना अच्छा है, उसको अभी खरीद लेंगे। कुछ नहीं है झाड़ में, क्या सिर्फ झाड़ खरीद लेंगे और बोलेंगे तू ध्यान देगा, तेरे ध्यान में एफर्ट में कम नहीं होनी चाहिए। फिर उसमें कितने मैंगो आते हैं, क्या आता है, तो अभी इतना है। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, फार्मर जो टमाटो उगाता रहेगा, तेरे फार्मिंग में कितना टमाटो आएगा, वो बोलेगा 1000 kgs। हाँ ठीक है, 1000 kgs मल्टीप्लाइड बाय 5 रुपीज दिया, बस। वो फार्मर उतना पैसा ले लेता है क्योंकि उसको डर है, कुछ उसको भी रिस्क है ना, बारिश आ गया, कुछ हो गया, कुछ नहीं आया उतना, तो प्रॉपर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट साइन करोगे, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स। दीज आर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। जैसे फॉर एग्जांपल मेट्रो लेन यहां से जाने वाला है, तो सामने वाले बिल्डिंग में फ्लैट खरीद के रखा, फ्यूचर को फायदा हो सकता है ना, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। वो कॉन्ट्रैक्ट में है, वो कॉन्ट्रैक्ट में, सी दैट डिपेंड्स अपॉन कॉन्ट्रैक्ट ना भाई। क्या उसको ऐसे बोल सकते कि तेरे को 1000 बेचूंगा, ये झाड़ में जितने मैंगो आएंगे तेरे, तब उसमें तो टेंशन नहीं है ना, इधर जितने टोमेटो बनेंगे उतने तेरे। तेरा बहुत ज्यादा है, तू लिमिटेड है राइटर, तो लिमिटेड ही कॉन्ट्रैक्ट साइन कर, वो तो कॉन्ट्रैक्ट पे डिपेंड करता है।
अभी जैसे फॉर एग्जांपल देखो ना, अभी यहाँ पे प्रीमियम जाएगा, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में प्रीमियम जाएगा। प्रीमियम में क्या आएगा, बायर क्या बोलेगा, जैसे फॉर एग्जांपल में 0.75 ना, उल्टा गया, उल्टा गया, मतलब मैंने जो प्रिडिक्ट किया था उसका अपोजिट गया, मैं क्या बोलेगा, जान देना, छोड़ना, मेरा कितना डूबेगा, पर उसका उतना प्रॉफिट हो गया ना। उसी तरह से बिल्डिंग बन रहा है, ग्राउंड फ्लोर है, वो सातवें माले का घर है ना, वो मेरे को चाहिए, ये ले उतना का प्रीमियम 50 लाख, 5 लाख रुपया, जब बन के हो जाएगा तब मुझे बोलना, मैं खरीद लेगा। बन के होगा तब बिल्डर आएगा, तब मैं ना बोलूंगा, तो मेरा 5 लाख ही डूबेगा। जब भी कांग्रेस गवर्नमेंट और ये महाविकास आघाड़ी का गवर्नमेंट था, रेल अपना मेट्रो रेल यहां से जा रहा था, जैसे शिंदे साहब आए मेट्रो रेल अब उधर से जा रहा है। एग्जाम्पल है क्या, समझो चेंज हो गया, तो जिसने जो प्रीमियम देके रखा रहेगा वही डूबा ना, तो रिस्क है ना वो। बात समझा, डेरिवेटिव एनालिसिस एंड वैल्यूएशन, इस तरह से हमारे ये पूरे सिलेबस में हम लोग सी से रिलेटेड सब चीजें सीखने वाले। क्लियर, माई क्लियर, आई होप तुमको पूरा सब्जेक्ट के बारे में समझा है। नॉट लाइक एफ आर, इज नॉट लाइक एफ आर जहाँ पे एक ही एक ही सब अलग अलग है दुनिया भर के, राइट। टोटल इंडेक्स के साथ खिलोगे आप लोग उसमें, राइट। ही इज़ वेरी मास्टर इन दैट इंडेक्स, मेरे को बहुत अच्छा लगता है वो एफ आर है। फिर मेरा सब्जेक्ट पे तो मेरे को टाइम पे मालूम पड़ेगा तुमको क्या है, मैं वो करेंगे। दिस इज वॉट वी हैव टू स्टडी इन दिस आवर एंटायर 2 years। इसमें मैं बोलूँगा आप इन्वेस्टमेंट करो, आप सिर्फ मार्केट से थोड़ा सीखो, तब यू नो यू गेट फेमिलियर विद सम टर्म्स। आज बहुत सारे टर्म्स का भरमार आया, आज बहुत सारी चीज़ें आपको समझा, चाहिए ऐसा रहता है, चाहिए ऐसा रहता है, दिस इज प्रैक्टिकल लाइफ, दैट क्लियर। तो आई होप तुमको सब समझा रहेगा, राइट। क्वेश्चंस, तो मैं क्वेश्चंस लेता हूँ।